ये विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, सह आचार्य गणित, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए विश्लेषिक फलन जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करवाना प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम विश्लेषिक फलन को आपके सामने किस तरीके से परिभाषित करें कि आपके समझ में आ जाए। फलन फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। फलन एक संबंधी होता है, तो इस संबंध को, इस फलन को, इस विश्लेषिक फलन को बतलाने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको सम्मिश्र चर का फलन बतलाना चाहता हूँ। किसी दिए हुए क्षेत्र कैपिटल डी में z के प्रत्येक मान के लिए w के एक या अधिक मान निश्चित हो तो w को z का सम्मिश्र फलन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप w बराबर fz। इसको हम व्यक्त करेंगे w बराबर fz। यहाँ पर ये जो z है विद्यार्थियों, जो क्षेत्र D है उसके अंदर एक सम्मिश्र चर है। यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान होता है तो w को z का एक मानी फलन या एक समान फलन कहते हैं। जबकि यदि z के कुछ अथवा सभी मानों के लिए w के दो या अधिक मान हो तो w को z का बहुमानी फलन कहते हैं। एक मानी फलन के लिए सदैव w का z के सापेक्ष केवल एक मान निकलेगा और बहुमानी फलन के लिए z के सापेक्ष w के दो या दो से अधिक मान निकलते हैं। एक मानी फलन बहुमानी फलन का शाखा फलन कहलाता है। इस संग्रह को एक विशिष्ट सदस्य बहुमानी फलन का मुख्य शाखा फलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम आपके लिए सम्मिश्र चर की सीमा, सम्मिश्र चर फलन की सीमा को कैसे परिभाषित करते हैं उसको आपको बतलाना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विशेष बात आपको मैं कहना चाहूँ, अभी हमने सम्मिश्र चर का फलन बतलाया और उसके बाद में हम सीमा को बतलाएं। अगर वास्तविक विश्लेषण के अंदर हम थोड़े से जाके और उस फलन, सीमा, सान्तत्यता को हम रिकॉल कर रखें तो परिभाषा का जो मूल स्वरूप है वो बदलेगा नहीं। केवल वहाँ पर वास्तविक चर काम करता था और यहाँ पर वास्तविक चर के स्थान पर सम्मिश्र चर काम करेगा। तो सम्मिश्र चर फलन की जो सीमा है उसको मैं आपको बतला रहा हूँ। किसी बिंदु z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन fz की सीमा z टेंड्स टू z0 पर L कहलाती है जब प्रत्येक स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान होता है कि मापांक z माइनस z नॉट ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा हो और ये इम्प्लाइज करे कि मापांक fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इसे हम लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz बराबर l से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये सम्मिश्र चर फलन की सीमा है। अगर आप इस सीमा की परिभाषा को वास्तविक विश्लेषण में जो आपने पूर्व में पढ़ी थी उसको रिकॉल करके देखोगे तो इस परिभाषा में और उस परिभाषा में
कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, केवल वहाँ पर z के स्थान पर x लिखा हुआ था। यहाँ पर जो सम्मिश्र चर फलन z है इसको अपन z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त करते हैं, और x और y दोनों वास्तविक संख्याएं होती है। एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसको मैं हल करूँगा। यदि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है तो सिद्ध करना है लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड बराबर जेड जीरो स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा मापांक जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मापांक जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा हो। अब ये जो डेल्टा है ये ग्रेटर देन जीरो है। यदि डेल्टा को हम लेस देन इक्वल टू 1 लें तो मापांक जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, ये इम्प्लाइज करेगा कि मापांक जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जैसा स्लाइड में आप देख रहे हो, मापांक जेड माइनस जेड नोट इंटू मापांक जेड प्लस जेड नोट। चूँकि मापांक जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा है इसलिए इसका मान यहाँ रख दिया, तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाता है। अर्थात आपके पास में मापांक जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स 1 प्लस टू टाइम्स मापांक जेड नोट। माना डेल्टा बराबर मिनिमम ए 1 कोमा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस टू मापांक जेड नोट, तब मापांक जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मापांक जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। अतः लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड बराबर जेड नोट स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास में इस सवाल का हल है। अब सीमा के बाद में विद्यार्थियों मैं आपको सांतत्यता से परिचित करवाना चाहता हूँ। ये सांतत्यता क्या होती है? सांतत्यता की वास्तविक विश्लेषण की परिभाषा को हम रिकॉल करें। देखिए, सीमा को परिभाषित करने के लिए हमने निष्कासित प्रतिवेश का प्रयोग किया था, लेकिन जब सांतत्यता को परिभाषित करेंगे तो इसमें निष्कासित प्रतिवेश नहीं होगा, अर्थात उस फलन का उस बिंदु पर जिस पर हम सांतत्यता देखना चाहते हैं उस बिंदु पर वह फलन परिभाषित होना अत्यावश्यक होता है। क्षेत्र डी में सम्मिश्र चर z का फलन एफ जेड बिंदु z नोट पर सतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा विद्यमान है कि क्षेत्र डी में प्रत्येक z के लिए मापांक एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मापांक जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। इसे दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड बराबर एफ जेड नोट। ये सांतत्यता की आपके पास में परिभाषा है। यदि एफ जेड का मान आपके पास में यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई है तो जेड का सतत फलन हो तो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई भी एक्स वाई के सतत फलन होंगे तथा इसका विलोम भी संभव होगा। ये सांतत्यता की परिभाषा है। अब विद्यार्थियों मैं एक समान सांतत्यता के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। ये एक समान सांतत्यता क्या होती है?
विद्यार्थियों, एक समान सातत्यता की भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की परिभाषा भी वास्तविक विश्लेषण में हमने पढ़ी हुई है। उस परिभाषा को रिकॉल करें और फिर इस परिभाषा को याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एक फलन एफ जेड क्षेत्र डी में एक समान सातत्य कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक संख्या डेल्टा जो एप्सिलॉन पर निर्भर करती है उसका प्राप्त करना संभव हो कि प्रत्येक बिंदु युग्म Z1 Z2 बिलोंग्स टू D के लिए मापांक FZ1 माइनस FZ2 लेस देन एप्सिलॉन हो, जबकि मापांक Z1 माइनस Z2 लेस देन डेल्टा हो। ये विद्यार्थियों आपके लिए एक समान सातत्यता की परिभाषा है। यदि कोई फलन एफ जेड एक विवृत प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अब विवृत प्रांत की बात किए तो विवृत प्रांत में विद्यार्थियों जो प्रांत होगा उसके अंत्य बिंदु जो होंगे वो उसमें शामिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि कोई फलन एफ जेड एक विवृत प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो यह आवश्यक नहीं होता है कि वह डी में एक समान सतत हो, परंतु यदि फलन एफ जेड संवृत एवं परिबद्ध प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, किसमें? संवृत एवं परिबद्ध। अब संवृत की जब बात आती है तो इसमें दोनों अंत्य बिंदु भी शामिल होते हैं, तो वह आवश्यक रूप से उस प्रांत में एक समान सतत होता है। ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, संवृत प्रांत और विवृत प्रांत ये हमको आना चाहिए। एक प्रमेय मैं आपके सामने ले रहा हूँ विद्यार्थियों, आप देखिए प्रमेय सरल है लेकिन वो प्रमेय अब सम्मिश्र चर z पर आधारित है। यदि एफ जेड एक सन्नत समुच्चय S में सन्नत है तो वह S में एक समान सतत होता है। अब विद्यार्थियों, प्रमेय के कथन के बारे में थोड़ा सा हम गहराई से सोचें। सबसे पहले हमको जो फलन दिया हुआ है एफ जेड वो सन्नत समुच्चय कॉम्पैक्ट सेट और उसमें एस में कॉम्पैक्ट दे रखा है तो वो एक समान सतत होना चाहिए। तो पहले तो कॉम्पैक्ट जो सेट होता है, सन्नत समुच्चय जो होता है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा आना चाहिए। थोड़ा क्या, पूरा ही आना चाहिए। एक समान सातत्यता के बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया। देखिए विद्यार्थियों, आप जब वास्तविक विश्लेषण के अंदर जब आप सन्नत समुच्चय की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आवर्क, उपावर्क, विवृत आवर्क ऐसी कुछ शब्दावलियाँ आपको वहाँ पर मिली थी। तो उन शब्दावलियों का यहाँ पर हम प्रयोग लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रयोग सम्मिश्र चर के रूप में हम लेंगे। माना स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है तथा Z0 S का कोई अवयव है। चूंकि F Z0 पर सतत है तो सातत्यता की परिभाषा से अतः Z0 का एक ऐसा प्रतिवेश n Z0 विद्यमान है कि मापांक एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि जेड बिलोंग्स टू एन जेड नॉट इंटरसेक्शन एस।
एवं मापांक z माइनस जेड नोट इज लेस देन 1/2 डेल्टा नोट। ये सातत्यता की परिभाषा बोलती है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। S के प्रत्येक बिंदु का इस प्रकार का प्रतिवेश nz नोट S का एक विवृत समुच्चय है तथा इनका संघ, किनका? प्रतिवेशों का संघ, अर्थात प्रतीक रूप से संघ nz नोट S का एक विवृत आवरक है। विद्यार्थियों, ये मैंने कहा ना आपसे, सन्निहित समुच्चय के कारण हमको यहाँ पर विवृत आवरक शब्द की को प्रवेश करना पड़ा है। और विवृत आवरक जो शब्द होता है वो कैसे आया, वो आप देखिए। प्रतिवेशों का संघ जो है वो आज का विवृत आवरक है, परंतु S जो दिया हुआ है वो सन्नत दिया हुआ है। अतः आवरक का एक परिमित उपावरक, आवरक का एक परिमित उपावरक विद्यमान होगा, जिसको हम संघ 1 से n z के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा माना डेल्टा बराबर मिनिमम 1/2 डेल्टा 1, 1/2 डेल्टा 2, ... 1/2 डेल्टा n। माना W1 W2 S के कोई दो अवयव इस प्रकार से हैं कि मापांक W1 माइनस W2 लेस देन डेल्टा, तब कोई के ऐसा विद्यमान होगा कि W1 बिलोंग्स टू nz के तथा मापांक FW1 माइनस FZ के लेस देन एप्सिलॉन बाई। अब मापांक W2 माइनस Z के को मैं आपके सामने थोड़ा सा सरल करता हूँ। तो इसमें माइनस W1 और W2 अपन ने जोड़ दिए और घटा दिए, इसको ब्रेक कर लिया मापांक को, तो आपके पास में मापांक W2 माइनस Z के लेस देन इक्वल टू डेल्टा के आ गए। अतः W2 बिलोंग्स टू nz के सर्वनिष्ठ S तथा मापांक FW2 माइनस FZ के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसलिए मापांक FW1 माइनस FW2, इसको फिर पुनः हम सरल करते हैं। तो आप जैसा स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पर माइनस FZ के और प्लस FZ के करके इसको थोड़ा सरल कर लिया, तो अपने पास में मापांक FW1 माइनस FW2 लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यह दर्शाता है कि FZ S में एक समान सातत्य है। क्यों कि एक समान सातत्य के लिए फलन को जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में हम एक समान सातत्य करने चाहते हैं, उसके किसी बिंदु युग्म में ऐसा होना चाहिए जैसा उसकी परिभाषा में हमने आपको पूर्व में बतलाया। आज का अध्ययन विद्यार्थियों हम यहीं विराम देते हैं। आगे इसी की अर्थात विश्लेषिक फलन क्या होता है, इससे संबंधित प्रमेय आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।